हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन। हम आज हीमोस्टेसिस पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने मेंशन करा है आज के लेक्चर में। रॉबिन्स का चैप्टर नंबर 4 है। रॉबिन्स की हर एक लाइन, टिपिकल लाइन को मैंने इजी गोइंग फॉर्म में यहाँ पर मेंशन किया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस? सबसे पहले मतलब समझिए। हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि प्लग फॉर्मेशन, क्लॉटिंग करना। क्लॉटिंग कहीं पर क्यों होगी? क्योंकि सेल इंजरी हुई है। सेल इंजरी जहाँ पर भी होगी वहाँ क्लॉटिंग हमारी बॉडी करती है। ऑब्वियसली क्लॉटिंग करने के लिए वहाँ पे ब्लड का रुकना, स्टेसिस यानी कि रुकना ज़रूरी है। सो हीमोस्टेसिस इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड क्लॉट इज फॉर्म एट द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी। कैसे होगा? सबसे पहले आर्टिकुलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद इवेंट होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, देन इट इज़ फॉलोड बाय सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एंड देन क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। ये हर एक इवेंट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले आर्टिकुलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो गाइस, यहाँ मैंने ब्लड वेसल ड्रॉ करा है। ये ब्लड वेसल ड्रॉ करा, किसी पेशेंट को कट लगा, यहाँ पर कट लगा, यहाँ पर इंजरी हुई, यहाँ की एंडोथीलियम सेल डैमेज हो गई। एंडोथीलियम सेल डैमेज हो गई इस साइट ऑफ इंजरी पे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा? सबसे पहले रिफ्लेक्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा इस साइट पे। क्यों होगा? हमें तो यहाँ पे क्लॉटिंग करना है। देखिए, क्लॉटिंग करने के लिए हमें पता है प्लेटलेट्स का ज़रूरी है, यहाँ पर होना ज़रूरी है। कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स है, उनका यहाँ होना ज़रूरी है। तो वो सब यहाँ कैसे आएंगे? ब्लड के थ्रू। ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट एक ब्लड जब मूव करता है ब्लड वेसल के थ्रू तो एक अपनी उसकी एक स्पीड होती है, उससे वो मूव कर रहा होता है। बट हमें आप साइट ऑफ इंजरी पे ब्लड को रोकना है, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकुलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड का है ना स्टेसिस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स बहुत सारे यहाँ पे आएंगे, उनका एग्रीगेशन होगा। ये अभी हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकुलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजुरी। कैसे होगा? कौन इनको मीडिएट करेगा? लाइक यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि पता कैसे चलेगा यहाँ ब्लड वेसल को कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना है? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म्स काम करेंगे जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। सेकंड, एंडोथीलिन। एंडोथीलिन क्या है? एंडोथीलिन बेसिकली एंडोथीलियम सेल से ही रिलीज होते हैं एट द साइट ऑफ इंजुरी, दे विल कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये हमने समझ लिया आर्टिकुलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब हमें मेन टॉपिक यानी कि सेकेंड इवेंट प्राइमरी हीमोस्टेसिस की तरफ चलना है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी हीमोस्टेसिस में बहुत सारे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन तो हो जाएगा, बट उनका जो स्टेबलाइजेशन होगा ना सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, वही हम देखते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी हीमोस्टेसिस इट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग अकर्स इन दिस प्राइमरी हीमोस्टेसिस। बट ये प्लेटलेट प्लग बेसिकली 5 स्टेज में फॉर्म होता है। इन स्टेप्स को यहाँ मैंने मेंशन करा है। चलिए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइट ऑफ द इंजरी पे चलते हैं हम। यहाँ पर इंजरी हुई है, एंडोथीलियल सेल जो है यहाँ पे डैमेज हो गए। एंडोथीलियल सेल डैमेज हुए हैं तो एंडोथीलियल सेल के नीचे जस्ट प्रेजेंट सब एंडोथीलियल कोलेजन वो एक्सपोज हुआ है। साथ में क्या एक्सपोज हुए? वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। यहाँ जो मैंने मेंशन करा है ना VWF, इट इज सो कॉल्ड वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ रिलीज हुए और यहाँ पे टिश्यू फैक्टर भी रिलीज होते हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई साइट ऑफ इंजरी पे? 3 चीज़ें हुई है। पहली, एंडोथीलियल सेल यहाँ से देखो हट गए, तो उनके नीचे की सब एंडोथीलियल कोलेजन जो है वो एक्सपोज हुई है। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एक्सपोज हुए हैं। एंड थर्ड, टिश्यू फैक्टर। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। अब इनके एक्सपोजर से क्या होना है? प्लेटलेट का हमें यहाँ पे एडिशन करवाना है। अब उस प्लेटलेट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए ना, और प्लेटलेट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे वॉन विलीब्रेंड फैक्टर प्रेजेंट, ठीक है। प्लेटलेट इनके पास आके अटैच होगी। बट रुकिए, कैसे अटैच होगी? इसमें भी एक मैकेनिज्म है। प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं,
उन रिसेप्टर का हमने यहाँ नाम किया ग्लाइको, बेसिकली वो रिसेप्टर्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो हमें उनको यहाँ पे मेंशन करा है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्लेटलेट का एडिशन करवाने में यूज होते हैं, एडिशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है वॉन विलिब्रेन फैक्टर है। वॉन विलिब्रेन फैक्टर प्लेटलेट से अटैच हो गए, यहाँ पे प्लेटलेट का एडिशन हो गया है। प्लेटलेट जो है वो राउंड है, किसके थ्रू वो वॉन विलिब्रेन फैक्टर से अटैच हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन 1b GP1b रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। अब हम ये सेकेंड स्टेप को क्या कहेंगे? प्लेटलेट एडिशन। क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लेटलेट का एडिशन हुआ है उसके बाद प्लेटलेट का शेप चेंज होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटलेट एक्टिवेशन? इट इज रिजल्ट इनटू द शेप चेंज ऑफ द प्लेटलेट। प्लेटलेट का शेप चेंज होगा। अब यहाँ पे प्लेटलेट का शेप क्यों चेंज हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर प्लेटलेट का शेप इसलिए चेंज हो रहा है ताकि यहाँ पे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, उसके सेल मेम्ब्रेन पे और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि एक्सप्रेस हो, ताकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो। ये भी हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे। आपको सिर्फ अभी यहाँ ये याद रखना है कि राउंड शेप था, एडिशन होने के बाद उसका शेप क्या हो गया? फ्लैट प्लेट्स विद अ स्पाइकी प्रोट्रूशन। ये है स्टोरी प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन की। प्लेटलेट का शेप चेंज होगा, प्लेटलेट के शेप चेंज होने से बहुत सारे यहाँ पे रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होंगे इसकी मेम्ब्रेन पे, जैसे यहाँ पर हमने देखा एक GP1b, ऐसे ही और डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होंगे ना वो एक्सप्रेस होंगे। साथ ही प्लेटलेट का शेप चेंज होगा ना तो प्लेटलेट्स में से बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज होंगे, जैसे कि ADP, थ्रोम्बोक्सिनेटो। स्टेप थर्ड है ये। स्टेप थर्ड यानी कि प्लेटलेट का शेप चेंज हुआ, शेप चेंज होने के बाद प्लेटलेट्स में से क्या क्या रिलीज हुआ? ADP एंड थ्रोम्बोक्सिनेटो। अब ये ADP और थ्रोम्बोक्सिनेटो यहाँ पे क्यों रिलीज हुए? देखिए बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करवाएंगे। प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, एडिशनल प्लेटलेट का रिक्रूटमेंट होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाएंगे ताकि उनका फर्दर यहाँ पर क्लॉटिंग हो सके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। फाइनली यहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, अब उसको एग्रीगेट करना है, वहाँ पे हमें उसका एक हिमोस्टेटिक प्लेट का फॉर्मेशन करना है। तो वो कैसे होगा? देखिए मैंने आपको यहाँ पे कहा ना कि जैसे इसका साइज शेप चेंज होगा तो यहाँ पर बहुत सारे और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक्सप्रेस होंगे। रिसेप्टर होता है GP2B3A, ये भी एक्सप्रेस होता है जब प्लेटलेट का शेप चेंज होता है। नॉर्मली ये नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अगर नॉर्मल भी अगर ब्लड में कभी कट नहीं लगा है, नॉर्मल हमें कोई क्लॉटिंग नहीं करना है, ब्लड में ऐसी ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, तो अगर ये एक्सप्रेस होते रहेंगे ना तो प्लेटलेट का एग्रेशन होगा जो कि नॉर्मल कंडीशन में बेकार हमारे लिए साबित होगा। तो नॉर्मली बॉडी में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहे। कब एक्सप्रेस हो रहे हैं? जब प्लेटलेट का शेप चेंज हो रहा है। इनके एक्सप्रेशन से फ़ायदा ये है कि इनकी प्लेटलेट्स की एफिनिटी जो है फाइब्रिनोजन के लिए इंक्रीज हो जाती है। अगर प्लेटलेट के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उनकी एफिनिटी फाइब्रिनोजन के लिए इंक्रीज हो जाएगी। जब फाइब्रिनोजन और इनका मैशअप होगा, ये यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो एक इस तरीके से मैश लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसे हम वीक प्लग बोलेंगे। फाइनल प्लग नहीं, फाइनल प्लग का फॉर्म होगा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, जब फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा। फाइब्रिनोजन जो है ना वो इनएक्टिवेटेड है, अभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे, वो हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में देखेंगे। हमें बस लास्ट प्राइमरी हीमोस्टेसिस में यही स्टेप देखने को मिलती है जिसमें कि बहुत सारे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया है, उन्हें वीक तरीके से एक बॉन्डिंग में यहाँ पे बिठा के रखा है, किसने? फाइब्रिनोजन में। सो प्राइमरी हीमोस्टेसिस 5 स्टेप्स। अब इन 5 स्टेप्स को हम और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो हमने जो अभी यहाँ पे डायग्राम में बहुत सारा कंटेंट समझा है उसे हम एक बार और रिवाइज करेंगे। ओके, सो प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस स्टेप 1 हमने क्या देखा कि देयर इज अ ट्रांसिस्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ हो रहा है? एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहाँ वहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए साइट ऑफ इंजुरी है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? दो चीज़ों की वजह से। पहला रिफ्लेक्स न्यूरल स्टिमुलेशन एंड सेकेंड एंडोथेलियल विच इज रिलीज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स।
एंडोथेलियल सेल से एंडोथेलियन रिलीज होगा जो कि रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा कि देयर विल बी द प्लेटलेट एडिशन। प्लेटलेट एडिशन कहाँ पर हो रहा है? प्लेटलेट एडिशन टू द सरफेस ऑफ डिस्ट्रप्टेड वेसल। ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहा है? दो, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और यहाँ पर GP1B। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या है? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बेसिकली ये दो जगह से रिलीज होते हैं। फर्स्ट, वेबल पैलेट बॉडीज ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियम सेल है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, इसके अंदर वेबल पैलेट बॉडीज होते हैं। वेबल पैलेट बॉडीज वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट का एडिशन होता है। व्हाट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर? अल्फा ग्रेनुल्स ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर बेसिकली ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे प्लेटलेट के स्ट्रक्चर को, तो वहाँ मैं मेंशन करूँगा कि अल्फा ग्रेनुल्स क्या होते हैं, उनमें से वेबल पैलेट बॉडीज और क्या क्या अदर चीज़ें थिंग्स निकलती है जो कि क्लॉटिंग में काम आती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, सो अभी हमको क्या देखना है? स्टेप सेकेंड है प्लेटलेट एडिशन है। कैसे हो रहा है एडिशन? वेबल वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है रिलीज हो रहा है, वो प्लेटलेट से एडिशन करता है। किसके बेसिस पे? GP1B रिसेप्टर। GP1B रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट के सरफेस पे, जो कि बाइंड होता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि शेप चेंज हुआ है प्लेटलेट का एक्टिवेशन होने के बाद, तो थर्ड स्टेप ग्रेन्यूल रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से? ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ओके, देखिए प्लेटलेट के अंदर डेंस ग्रेनुल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने अल्फा ग्रेनुल्स देखे ना, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि प्लेटलेट के अंदर अल्फा ग्रेनुल्स होते हैं जो कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करते हैं। ओके, तो प्लेटलेट्स के अंदर डेंस ग्रेनुल्स भी होते हैं। ये अभी आगे लेक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि प्लेटलेट है वो अल्फा ग्रेनुल्स एंड डेंस ग्रेनुल्स। अल्फा ग्रेनुल्स बेसिकली इतनी सारी चीज़ों को रिलीज करते हैं, डेंस ग्रेनुल्स इतनी सारी चीज़ों को रिलीज करते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ना कि अल्फा ग्रेनुल्स में से हमने देखा कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है, डेंस ग्रेनुल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से ADP रिलीज होता है। ठीक है, वापस आते हैं हम समझने की ओर। ठीक है, देखिए सो आपके प्लेटलेट डेंस ग्रेनुल्स में से ADP रिलीज हुआ। वो ADP क्या करता है? आसपास के सराउंडिंग प्लेटलेट्स पे जाके एक्ट करता है और उनकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A को एक्सप्रेस करता है। इसका फंक्शन हमने देखा था ना कि ये रिसेप्टर्स की वजह से ही यहाँ पे एक वीक प्लग का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिनोजन से इनकी अटैचमेंट होता है, तो वो एक्सप्रेशन बेसिकली ADP की वजह से ही होता है। सो प्लेटलेट डीग्रेनुलेशन या एडिशन, डीग्रेनुलेशन ऑफ प्लेटलेट अकर विद द रिलीज ऑफ मल्टीपल मीडिएटर्स लाइक ADP। What is the function of ADP? ADP helps in exposure of GP2B and 3A receptor on platelets. Okay. सेकेंड क्या रिलीज होता है वो देखा था हमने, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 का फंक्शन क्या है? बेसिकली इट प्रमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंड इसका सोर्स क्या है? जैसे हमने देखा ADP प्लेटलेट डेंस ग्रेनुल से रिलीज होता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 कहाँ से बनता है? बेसिकली इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजनेस। ओके, साइक्लोऑक्सीजनेस से ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये है इसकी थर्ड स्टेप। यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको ये साइक्लोऑक्सीजनेस याद हो जाए। कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम उनको ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? बेसिकली हम उनको ट्रीटमेंट के लिए एस्प्रिन देते हैं। ट्रीटमेंट में उनकी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारा ये मटेरियल का डिपोजिशन हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन भी हो गया ऑब्वियसली। अब हमें इस क्लॉट को रिमूव करना है या इसका फॉर्मेशन होने से रोकना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली एस्प्रिन देते हैं। अब एस्प्रिन का फंक्शन क्या है? सी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स में हम एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन क्या करता है? बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन A2 के सिंथेसिस होने ही नहीं देता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो बहुत सारे यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करवा देगा, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाएगी। क्लॉटिंग से वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वहाँ तो होना नहीं चाहिए उनका।
तो हमें उनके उसमें ज़्यादा क्लॉटिंग या प्लग फॉर्मेशन होने नहीं देना है। तो वो कैसे नहीं होने देना है, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनने से ही रोक दो। थ्रोम्बोक्सिन A2 कैसे नहीं बनेगा, जस्ट अभी हमने यहाँ पे देखा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाने के लिए साइक्लोऑक्सीजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एस्प्रिन है ना, वो साइक्लोऑक्सीजनेस को इनिबिट कर देता है। अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 कहाँ से सिंथेसाइज होता है। क्लिनिकल पार्ट जब भी आप याद रखेंगे ना, तो आपको जितनी भी कंटेंट है ये सब याद रह जाएगा। अभी GP1B, GP2B, 3A भी याद करना डिफिकल्ट है, बट अब आगे हम हेरिडिटी डिसऑर्डर्स देखेंगे रिलेटेड टू द प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, उसमें आपको डेफिनेटली ये सब याद हो जाएंगे। ओके, सो लास्ट स्टेप हमने देखा था प्लेटलेट का एग्रीगेशन। देखिए, प्लेटलेट एग्रीगेट्स एट द साइट ऑफ इंजुरी विया GP2B, 3A यूजिंग फाइब्रिनोजन फ्रॉम प्लाज्मा एज अ लिंकिंग मॉलिक्यूल। हमने देखा ना यहाँ पे फाइब्रिनोजन की एफिनिटी, फाइब्रिनोजन का यहाँ पे लिंकिंग हो रहा है। लिंकिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि GP2B और 3A एक्सप्रेस हुए हैं, उनकी एफिनिटी फाइब्रिनोजन के लिए हाई है। ओके, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, बट नोट platelet plug is weak. The platelet formed here is weak. So coagulation cascade stabilize it in the secondary hemostasis. Primary hemostasis is followed by secondary hemostasis. Secondary hemostasis में क्या होगा, coagulation cascade स्टार्ट होगा, जो कि इस प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, चलिए हम वापस इधर ही आते हैं। अब मैंने आपको ये एक बार और रिवाइज कर दिया, तो आपको ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस की स्टेप्स याद रहेगी। अब हम चलते हैं, देखिए हमने आर्टेरियल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देख लिया, हीमोस्टेसिस के हम इवेंट्स समझ रहे थे, आर्टेरियल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमने समझ लिया, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमने स्टेप्स देखी 5। अब हमें सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को समझना है। चलिए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को समझते हैं। चलिए, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या है, बेसिकली देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। एक ही वर्ड है, 2 वर्ड है डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। देखिए, ये मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करा, ये डायग्राम किस चीज़ का है, ये है वही हमारा प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डायग्राम, ये वाला F फॉर फाइब्रिनोजन। देखिए कितनी गैप है, हमें क्लॉटिंग करना है ऐसी मस्त वाली, जहाँ पे मस्त पैकेजिंग हो जाए, अच्छे से फाइब्रिन आ जाए, अच्छे से यहाँ पे क्लॉट बन जाए, हमारी ब्लीडिंग रुक जाए, जहाँ पर भी पेशेंट को कट लगाए वहाँ से उसकी ब्लीडिंग रुकना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, बहुत सारी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझना है, तब जाके आप ये फाइनल यहाँ रिजल्ट पे पहुँचेंगे। क्लॉटिंग स्टॉप होगा, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन होगा, ब्लीडिंग स्टॉप होगी। चलिए, ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस वाला ही डायग्राम है। देखिए, मैंने आपको प्राइमरी हीमोस्टेसिस जब समझाया था, जब मैंने बताया था कि ये साइट ऑफ इंजुरी है, इस साइट ऑफ इंजुरी पे 3-4 चीज़ें रिलीज होती है। एक तो ये हमने पिंक पिंक बनाया वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, जो कि प्लेटलेट्स का एडिशन करते हैं। दूसरा, सब एंडोथेलियल कोलेजन भी एक्सपोज हो गया। एंड थर्ड मैंने बताया था टिश्यू फैक्टर भी रिलीज होते हैं इस साइट से। ओके, टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं, ठीक है, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुए, तो व्हाट विल इट डू, टिश्यू फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर 7 जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेट में ब्लड में आराम से इधर से उधर घूम रहा था, उसको एक्टिवेट कर देंगे। और अगर फैक्टर 7 एक्टिवेट हो गया तो हम जानते हैं, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, कोगुलेशन पाथवे हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होने से फ़ायदा ये होगा कि कोगुलेशन पाथवे रिजल्ट इन टू द थ्रोम्बिन एक्टिवेशन। अब जब थ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट होगा तो फाइनली हमें फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा एट द साइट ऑफ द इंजुरी। ओके, थ्रोम्बिन इज इम्पॉर्टेंट, हमें यहाँ से इतना समझ आ गया, हम इसको डिटेल में देखेंगे। थ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, ताकि देयर इज विल बी द कंसोलिडेशन ऑफ द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। ये देखिए मस्त वाला यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, टाइट हो गया, टफ हो गया, यहाँ स्पेस थी, यहाँ प्रॉपरली फाइब्रिन का पोलिमराइजेशन हुआ है, ये मस्त वाला यहाँ पे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो गया। ओके, थ्रोम्बिन का फंक्शन एक ये है, थ्रोम्बिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक मैंने और यहाँ पे मेंशन करा है, एडिशनल प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बिन का काम है। ठीक है, इसी से हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रीऑप्शन। ये कैसे हो रहा है, जो आपका पोलीमराइज्ड फाइब्रिन है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे आसपास जो प्लेटलेट एग्रीगेट्स हो रहे हैं वो आके यहाँ पर अडेयर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि थ्रोम्बिन है यहाँ पे प्रेजेंट, थ्रोम्बिन और बहुत सारे प्लेटलेट्स को यहाँ पे एग्रीगेट कर रहा है।
एग्रीगेशन से क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं फाइब्रिन, पोलीमराइज फाइब्रिन के अराउंड, और देयर विल बी द परमानेंट प्लग फॉर्मेशन अकर, वहाँ पे परमानेंट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी स्टेप को क्लॉट स्टेबलाइजेशन और रिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर परमानेंट प्लग फॉर्मेशन हो गया तो ये भी इसका भी फाइब्रिनोलाइसिस होना ज़रूरी है। सी, अगर यहाँ पर साइट ऑफ द इंजुरी पे फाइब्रिन का पोलीमराइजेशन हुआ, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हुए, ये नॉर्मल साइट है, एंडोथेलियल सेल्स है यहाँ पे बहुत सारे। अब प्लेटलेट्स यहाँ एग्रीगेट हो रहे हैं फाइब्रिन के अराउंड, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बहुत सारे यहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते जाएंगे तो इन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर भी बहुत सारे यहाँ पे एडहेर होके बहुत एक्स्ट्रा वाली क्लॉटिंग कर लेंगे, जो कि ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता बॉडी में नॉर्मली, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। भले यहाँ पे पैथोलॉजी हो रही है कि ब्लीडिंग, कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, बट यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है हमारी बॉडी में। टू लिमिट द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एट द साइट ऑफ इंजुरी, देयर विल बी द रिलीज ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड थ्रोम्बोमोटिन। ये क्या चीज़ है, देखिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स और यहाँ पे एग्रीगेट हुए ना, या बहुत सारा क्लॉट हो जाएगा बेमतलब का, जो काम का नहीं है। तो यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे ना, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो कि देखिए यहाँ ये नॉर्मल जगह है, तो यहाँ पर अगर वो प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे, तो उनका हाथों हाथ एट द टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो सब। यहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होंगे। पहला फैक्टर होगा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड सेकेंड थ्रोम्बोमोटिलिन। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स रिलीज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विल कॉज फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिनोलाइसिस होगा तो डेफिनेटली क्लॉट लिमिटिंग एंड क्लॉट रिजॉर्प्शन एंड टिश्यू रिपेयर होगा। थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा क्लॉट फॉर्मेशन होने से हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है कोगुलेशन कैस्केड को। ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। थ्रोम्बोमोड्यूलिन इनएक्टिवेटेड स्टेट में ब्लड में होते हैं, जब इनका बाइंडिंग होता है थ्रोम्बिन के साथ, तो ये जो थ्रोम्बिन जो कि कोगुलेटिंग एक्टिविटी करते हैं, उन थ्रोम्बिन को ये चेंज कर देते हैं, इनका फंक्शन चेंज कर देते हैं, तो वही थ्रोम्बिन जो है एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमने अभी तक 4 स्टेप देख ली हीमोस्टेसिस की। अब हम आगे चलते हैं। हीमोस्टेसिस हमने प्राइमरी, हीमोस्टेसिस सेकेंडरी और क्लॉट कैसे फॉर्म होता है सब देख लिया। अब हमें प्लेटलेट के बारे में थोड़ा समझना है। ये बेसिक लेक्चर है आपका, इसमें आपको प्लेटलेट, थ्रोम्बिन, एंडोथेलियम, इन सब के स्ट्रक्चर्स को, इनमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, सब देखना है, ताकि एक आपका फंडामेंटल बेस बनेगा। उसके बाद वाले लेक्चर्स में आपको बहुत सारी हेरिडिटी डिसऑर्डर्स देखना है, तो वो सब आपको अच्छे से समझ आएंगे। चलिए देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट में आपको अल्फ़ा ग्रेनुल और डेंस ग्रेनुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा ग्रेनुल क्या रिलीज़ करते हैं, बेसिकली अल्फ़ा ग्रेनुल के मेम्ब्रेन पर कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि पी सिलेक्टिन। अल्फ़ा ग्रेनुल क्या रिलीज़ करते हैं, फाइब्रिनोजन फैक्टर 5 एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ये कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। वाउंड हीलिंग फैक्टर्स भी रिलीज होते हैं अल्फ़ा ग्रेनुल में से, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 4 जो कि हिपेरिन बाइंडिंग कीमोकाइन है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, TGF बीटा, ये सभी कहाँ से रिलीज होते हैं, अल्फ़ा ग्रेनुल से। ये आपको इसका बस एक जनरल ओरिएंटेशन रखना है, अभी याद नहीं भी होता तो चलेगा, आगे वाले लेक्चर्स में जब हम हेरिडिटी डिसऑर्डर्स और सब देखेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। डेंस ग्रेनुल्स, डेंस ग्रेनुल्स में से ADP, ATP, आयोनाइज कैल्शियम, सीरोटोनिन और इफिनेफ्रिन रिलीज होंगे।